ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। खबरों पर विश्लेषण के लिए, विस्तार से चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए आज मनी सेंट्रल में खास क्या है, आज खबरें कौन कौन सी हैं जो इस शो का हिस्सा बनी है। शुरुआत करेंगे लार्ज कैप से मिड कैप हुआ पेटीएम। अकेला पेटीएम नहीं है, एक दर्जन कंपनियां और हैं जो लार्ज कैप से मिड कैप या मिड कैप से स्मॉल कैप में गई हैं। क्या असर होगा, इस पर चर्चा होगी। बड़े लोन घोटालों से आरबीआई ने झाड़ा पल्ला, अमेजन से जाएंगी 18,000 नौकरियां। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, अब आगे क्या। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा सख्ती और आप पहुंची अरमानों की नई चिट्ठी। ये तमाम चीजें आज मनी सेंट्रल में डिस्कस होंगी, आप जानेंगे समझेंगे। शुरुआत म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की खबर से। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बदलाव किया है। जो स्टॉक लार्ज कैप से मिड कैप कैटेगरी में डाउनग्रेड किए गए हैं उनमें मुथूट फाइनेंस, पेटीएम, बंधन बैंक, एम्फेसिस, ग्लैंड फार्मा और पीरामल एंटरप्राइजेज हैं। इसी तरह जिन स्टॉक्स को मिड कैप से स्मॉल कैप कैटेगरी में शिफ्ट किया गया उनमें तानला प्लेटफॉर्म, गोदरेज इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, चंबल फर्टिलाइजर, आवास फाइनेंसर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं। ये कंपनियों में जो बदलाव होता है दरअसल एक 6-6 महीने पर ये एक एक्सरसाइज होती है जो एएमएफआई करता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है एवरेज, उसके आधार पर ये बदलाव किया जा सकता है। ये तो हुआ बदलाव, अब इसका असर क्या होगा ये पूछते हैं अंशुमान जी से। सर, इसका असर क्या होगा? शुभम, ये बदलाव इस समय जबकि बाजार में साल की शुरुआत हो रही और उन्होंने पिछले साल बाजार में खासा उतार चढ़ाव देखा और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी नहीं देखे, उस दौरान एमफी का या म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का ये बदलाव इन कंपनियों के आगे परफॉर्मेंस पर और शेयर बाजार में निवेश पर असर डालेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प बदलाव हैं, जैसे कि जो स्टॉक्स लार्ज कैप की कैटेगरी में भेजे गए हैं, यानी बड़े कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स की कैटेगरी में भेजे गए हैं, उनमें वरुण बेवरेजेस है, पेज इंडस्ट्रीज़ है और टाटा एलेक्सी है। इसमें एक टेक्नोलॉजी स्टॉक है, एक कंज्यूमर स्टॉक है और वरुण बेवरेजेस भारत की सबसे बड़ी पेप्सिको बॉटलर कंपनी है। ये 3 कंपनियां यहाँ भेजी गई हैं। अब जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए इस पूरे ढांचे में बदलाव होता है तो म्यूचुअल फंड्स अगले 1 महीने के भीतर इन निवेशों से अपने स्टॉक से अपने निवेश को बदलते या वापस निकालते हैं। यानी जो स्टॉक कभी किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कैटेगरी में था और वो मिड कैप कैटेगरी में आ गया तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा, बिकवाली करनी होगी और उसकी जगह दूसरा स्टॉक शामिल करना पड़ेगा। हमने पिछले 1 साल के दौरान भारत की म्यूचुअल फंड उद्योग में लार्ज कैप फंड्स में ठीक ठाक तब भी बेहतर रिटर्न देखा है और ये बड़ा फेरबदल जो लार्ज कैप से मिड कैप का हुआ, जिसमें कई सारी कंपनियां लार्ज कैप से मिड कैप के कैटेगरी में आई हैं, इन कंपनियों के लिए ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि इन्हें म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा और उसमें भी खासतौर पर पेटीएम का डाउनग्रेड लार्ज कैप से मिड कैप पे होना और भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पेटीएम का स्टॉक लगातार पिटा हुआ स्टॉक है। पिछले 1 साल से शेयर बाजार में निवेशकों के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा है और कंपनी भी बायबैक की प्रक्रिया से गुजर रही है, जहां पर उसने बायबैक शुरू किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों की तरफ से बड़े लोन को मंजूरी देने में उसके अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होती और बैंकों को लोन मंजूर करने वाली समिति ही बड़े कर्जों को मंजूरी देने का काम करती है। ऐसे में लोन मंजूरी के मामले में उसके अधिकारियों के शामिल होने का दावा पूरी तरह गलत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। सर, ये पूरा मामला क्या है, क्यों याचिका दाखिल की गई, क्या कहा गया? जब पिछले 3 साल के अंदर भारत में बड़े लोन घोटाले हुए थे, बड़े विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हुए थे जिनके बारे में हमें पता है, बहुत सारी कंपनियां डिफ़ॉल्ट हुई थी और उसके दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई हुई थी उसमें यह आरोप लगाया गया था कि रिजर्व बैंक के अधिकारी भी इस प्रक्रिया में शामिल थे या रिजर्व बैंक के अधिकारियों के नाक के नीचे ये घोटाला हुआ है और ये सीधे रिजर्व बैंक को इंडाइट करने की या उसे शामिल करने का आरोप था, जिस पर रिजर्व बैंक ने सख्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और इसको नकारा है कि रिजर्व बैंक की इसमें कोई भूमिका नहीं है। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ये भी बताया है अदालत को कि लोन के फैसले लेने की प्रक्रिया कैसे लागू होती है। लोन लेने के फैसले बैंकों के बोर्ड्स करते हैं, बैंकों के अपने अधिकारी करते हैं, बैंकों के कर्मचारी करते हैं। रिजर्व बैंक की भूमिका केवल सुपरवाइजरी या रेगुलेटरी मैनेजमेंट की है, इसलिए उनके फैसलों में अगर कोई गलती है तो उसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक पर नहीं आती। दरअसल रिजर्व बैंक ने एक तरह से ये जो पूरी डिबेट है या जो पूरी कंट्रोवर्सी है डिफ़ॉल्टर्स की गलत ढंग से लोन लेने की और लोन
उन घोटालों की, उससे अपने आप को अलग कर लिया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि उसका एक विजिलेंस का और इंटरनल मैकेनिज्म है जिसमें के जरिए वो बैंकों के कामकाज पे नज़र रखता है, सतर्कता की गतिविधियां करता है। वो काम वो लगातार पूरी मुस्तैदी से करता रहेगा। अब खबर स्टार्टअप की, और स्टार्टअप की दुनिया में मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक बिजनेस मॉडल लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। किसी की शेयर बाजार में पिटाई हो रही तो कोई ऊंची वैल्यूएशन के लिए, पूंजी के लिए तरस रहा है। नतीजा बेहाथ होते घाटे और इनको पाटने के लिए हजारों नौकरियों की कुर्बानी। ताजा घटनाक्रम में अमेजन ने 18,000 लोगों को नौकरियों से निकालने की घोषणा की है। पहले कंपनी की ओर से 10,000 लोगों को निकालने की योजना थी, लेकिन बुधवार को कंपनी की ओर से 8,000 ज्यादा लोगों की छटनी करने की बात कही गई है। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स ने भी 10% स्टाफ को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। सर, आईटी क्षेत्र में क्या छटनी का एक और दौर शुरू हो रहा है? हाँ, ये दूसरा दौर है, और ये दूसरा दौर नए साल की शुरुआत के साथ आ रहा है। यानी अगर आप पूरे पिछले साल देखते रहे हो तो आईटी स्टॉक्स में, आईटी कंपनियों में, भारत में भी और पूरी दुनिया में एक खास किस्म का मेल्टडाउन दिखाई दिया था, और ये माना गया था कि .com बबल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेल्टडाउन है। इस बार के मेल्टडाउन में सिर्फ स्टार्टअप कंपनियां ही नहीं फंसी, बल्कि स्थापित कंपनियां जिनके बड़े ब्रांड हैं, जिनके पास सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन कंपनियों को भी गहरी चोट लगी। पिछले साल नैस्डैक में तेज गिरावट आई, भारत के सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बुरी तरह पिटे। ये माना जा रहा था कि परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी, पर अब हम जैसे ही नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, एप्पल, टेस्ला इनके शेयरों में, नेटफ्लिक्स इनके शेयरों में गिरावट की तो खबरें आ ही रही हैं। रोजगारों में छटनी की एक और लहर या एक और बड़ा दौर शुरू हो रहा है। अमेजन ने 18,000 नौकरियां कम करने की बात कही है पूरी दुनिया में, इसमें भारत भी शामिल होगा। 18,000 नौकरियां अमेजन पूरी दुनिया में खत्म करेगी, और इनमें भारत में भी की जाने वाली नौकरियों में कटौती शामिल होगी। इसके अलावा एप्पल ने अपनी नई हायरिंग बंद कर दी है। एप्पल के स्टॉक्स में तेज गिरावट आई है। कुछ और कंपनियां हैं, एडोब, शाइम, सिस्को, कॉइनबेस, डापर लैब्स, और भी फिनटेक से जुड़े हुए स्टार्टअप या जो बिटकॉइन और डीफाई से, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां एक और दौर की छटनी शुरू होने वाली है। इधर भारत में स्टार्टअप कंपनियों के नतीजे एक साल बाद चूंकि आते हैं, वैसी कंपनियां जो बाजार में सूचीबद्ध नहीं है वो अपनी बैलेंस शीट एक साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कंपनी रजिस्ट्रार्स के पास प्रस्तुत करती हैं। पिछले 5-6 दिन से भारत के स्टार्टअप कंपनियों से घाटों की बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने तैर रही हैं, जो इस बात की फिर आसार बना रही हैं कि एक राउंड की या एक बार की जॉब कट या नौकरियों में कटौती इन भारतीय स्टार्टअप्स में भी आ सकती है। चलिए, स्टार्टअप में एक समस्या है छटनी की, अब बात करते हैं घाटे की। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील के घाटे वित्त वर्ष 2022 में 4 गुना बढ़कर 510 करोड़ रुपए पहुंच गए। हालांकि कमाई 14% बढ़कर 539 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी के खर्चे 68% बढ़ गए हैं, 68% का उछाल आया और ये बढ़कर 1070 करोड़ रुपए हो गए। इसी तरह फिनटेक स्टार्टअप भारत पे को वित्त वर्ष 2022 में 5,594 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए, 5,594 करोड़ रुपए का नुकसान जिस कंपनी को हुआ है, उसकी आय कितनी होगी? उसकी आय सिर्फ है 321 करोड़ रुपए। सर, इन दोनों कंपनियों के घाटे की सबसे बड़ी वजह? स्नैपडील का घाटा, स्नैपडील के रेवेन्यू में केवल 14% की ग्रोथ आई। स्नैपडील भारत के सबसे पुराने ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में से है, और सबसे महत्वपूर्ण बात स्टार्टअप्स के पूरे कामकाज की है जो अब निकल कर सामने आ रही है, और जिसके कारण स्टार्टअप के मॉडल्स का रिवैल्यूएशन शुरू हुआ है और लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया है। उसमें आप स्नैपडील का नमूना देख ले सकते हैं। स्नैपडील का टोटल खर्चा 2021 में 636 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 270 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें कि ज़्यादातर खर्च हुआ एम्प्लॉइज बेनिफिट और कर्मचारियों को तनख्वाहें और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करने पर। सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ विज्ञापन करने के ऊपर, जो 176 से 321 करोड़ रुपए हो गया। यानी कंपनी के कारोबार से कोई मुनाफा नहीं था, अधिकांश खर्च कंपनी ने अपने आप को और बनाए रखने के लिए अपने प्रचार पर किया है, और जिसका नुकसान हमें इस घाटे के तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो 4 गुना बढ़ा है कंपनी का घाटा। स्नैपडील बीच में इस कोशिश में थी कि वो अपना शेयर भी सूचीबद्ध कराएगी, शेयर बाजार में लेकर आएगी, पर जिस तरीके की तबाही या अफरा तफरी हमने न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में देखी है, उसके बाद स्नैपडील का ये विचार शायद अभी फ़िलहाल पीछे हट गया है या तत्काल आने की संभावना नहीं है। भारत पे का नुकसान भी काफ़ी बड़ा है। हालांकि भारत पे कोई ये नुकसान अपने शेयरों के जो प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने थे उसके कारण हुआ है, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई बहुत बड़े चेंज नहीं दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के पास अभी भी भारत पे जैसी और फिनटेक जैसी कंपनियों के पास रेवेन्यू करीब 321 करोड़ रुपये बढ़ा है 119 करोड़ रुपये से, लेकिन उसकी तुलना में घाटे में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है।
देखिए, आपने छटनी की बात सुन ली, आपने घाटों की बात सुन ली। अब चलिए बात करते हैं वैल्यूएशन की। मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की योजना 24,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 400 करोड़ रुपए जुटाने की थी। बाजार में कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने बुधवार को यह स्पष्ट किया, ये सफाई दी कि उनकी ओर से फाइल पेपर्स में कहीं वैल्यूएशन का जिक्र ही नहीं है। इस बीच दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप एड्यूटेक स्टार्टअप बायजूस के प्रमुख बायजू रविंद्रन बायबैक के जरिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे फंडिंग की तलाश में हैं। आखिरी फंडिंग के समय बायजूस की जो वैल्यूएशन थी वो $22 बिलियन के करीब थी। सर, पहला सवाल मामाअर्थ पर। मामाअर्थ के आईपीओ को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? वैल्यूएशन को लेकर, स्टार्टअप के वैल्यूएशन को लेकर शुभम, बहुत काफ़ी कुछ बाजार में सोचने जैसा है, विचार करने जैसा है, निवेशकों जैसा है। क्योंकि पिछले एक साल में ये उत्साह तो कम से कम वास्तविकता के धरातल पर, तर्क पर आ जाना चाहिए कि स्टार्टअप के वैल्यूएशंस का आधार क्या है। और ये बात सेबी भी पूछ रहा है, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं। लोग हाथ क्या पूरी कोहनी तक जला चुके हैं स्टार्टअप शेयर में पैसे लगाकर, चाहे वो पेटीएम हो। मामाअर्थ का मुद्दा ताज़ा भी यहीं सामने आया है। मामाअर्थ के बारे में कहा जा रहा है कि मामाअर्थ करीब $3 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को या वैल्यूएशन को टारगेट कर रही। 24,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है। ये कंपनी 2022 की जनवरी में यूनिकॉर्न बनी थी। अब ये वैल्यूएशन अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें ना शुभम, तो आश्चर्य होता है कि इन वैल्यूएशंस को बाजार के शेयरधारक कैसे मानेंगे या बैंकर्स कैसे मानेंगे। एक जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में या जिस उत्पाद कैटेगरी में मामाअर्थ का अपने उत्पाद बेचती है, वो उत्पाद आमतौर पर एफएमसीजी या कंज्यूमर कॉस्मेटिक्स उत्पाद है। वहाँ पर हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, कोलगेट पामोलिव, इमामी, बजाज कंज्यूमर केयर जैसी कंपनियां हैं। और इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 गुना, 23 गुना, 38 गुना, 53 गुना के आसपास है। हिंदुस्तान लीवर जो सबसे बड़ी कंपनी, इसका सबसे बड़ा प्रोफाइल है, 62 गुना है। मामाअर्थ 1714 गुना वैल्यूएशन सीख कर रही है। नायका 960 गुना वैल्यूएशन सीख कर रही है। वो कंपनियां जो लंबे समय से बाजार में अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जिनके पास उत्पादन क्षमताएं हैं, जिनके पास बड़ा बाजार है, जिनके पास इतना बड़ा ब्रांड है, उनके पी के रेशियो में स्टार्टअप कंपनियों के इतने ऊंचे वैल्यूएशन किसी के गले नहीं उतरते हैं। और यही वजह है कि मामाअर्थ के स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया कि उसने वैल्यूएशन का कोई जिक्र नहीं किया, पर बाजार में बड़ी चर्चा है कि मामाअर्थ एक बड़े वैल्यूएशन का प्रस्ताव लेकर आ रही है। सेबी शायद इसको मानेगी कि नहीं, ये पता नहीं है। कंपनी करीब करीब 400 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी कर रही है, जिससे कि वो 400 करोड़ रुपए उठाना चाहती है। और 46.8 मिलियन शेयर्स जारी करने का प्रस्ताव है, ऐसा पता चला है। सर, बायजूस के बायबैक की तैयारी क्यों हो रही है? बायजूस के प्रमोटर बायजू रविंद्रन कंपनी को उभारने की बार बार कोशिशों में लगे हैं। पहले हमने रिजल्ट्स देर से आते देखे, फिर कंपनी ने अपने यहाँ छटनी की। अब ऐसा लग रहा है, जो खबर आ रही है उस हिसाब से बायजू के मालिक बायजूस रविंद्रन ऐसा धन या संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकें। संकेत है कि शायद कुछ बड़े निवेशक कंपनी से हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाहते हैं और बायजूस की स्टेक अभी कंपनी में 25% है, जिसे बढ़ाकर वो 40% तक पहुंचाना चाहते हैं। और चूंकि कंपनी लिस्टेड नहीं है और निवेशक अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो हिस्सेदारी बायजूस को खरीदनी पड़ेगी, इसकी तैयारी चल रही है। फिलहाल एडिटेक का जो पूरा स्पेस है, उस स्पेस में बड़ी गतिविधियां नहीं हैं, कंपनियां गहरे दबाव में हैं, उनके पास डिमांड भी नहीं है। और हमने कल मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा भी की थी कि इंटरनेट इकोनॉमी की ग्रोथ भी भारत में स्लो हो रही है। अब खबर आगामी बजट से लेकर। आगामी बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2024 तक 2,95,00,000 कच्चे घरों को पक्का बनाने का था। ग्रामीण इलाकों में अभी तक 2,11,00,000 मकानों को पक्का बनाया जा चुका है। इस बार बजट में बड़ा प्रावधान हो सकता है, इसको लेकर सर क्या तैयारी है? इसके बजट में बढ़ोतरी लगातार हो रही। इस बार ये बजट की सबसे बड़ी स्कीम्स में शामिल हो सकती है। अगर आप इसका इस साल की यात्रा देखें इस स्कीम की, तो सेंटर ने इसको, केंद्र सरकार ने बजट में 20,000 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बाद पर 28,000 करोड़ रुपए और टॉपअप किए गए। और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स मिला लिए जाएँ तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को करीब 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस साल हो चुका है। बजट में लक्ष्य ये है कि
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत करीब 84 लाख के आसपास 8.4 मिलियन हाउसेस बनाने का लक्ष्य है। और ये ऐसी स्कीम है जिसे इस बार बजट में आपके इसके आवंटन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है और इसके दायरे में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर हमें ग्रामीण इलाकों में रोजगारों की मांग पर और सीमेंट और बाकी चीज़ों की मांग पर दिखाई देगा। ये स्कीम इस बार बजट की प्रमुख स्कीमों के तौर पर सामने आ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर मांग की वजह से एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म वाइजोम की रिपोर्ट कहती है कि 2022 के दिसंबर में देश में एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री 4.7% की गिरावट आई है और बिक्री में आई इस गिरावट की वजह से गाँव की कमजोर मांग है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में गांव में बिक्री 12.5% घटी, जबकि शहरी इलाकों में लगभग इतनी ही बिक्री बढ़ी है। इस बीच एक आंकड़ा और आया दिसंबर का, वो था सर्विस पीएमआई को लेकर। सर्विस पीएमआई सर्विस सेक्टर की गतिविधियां बताने वाला एक इंडेक्स है। ये पीएमआई अपने 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा 58.5 पर। 50 से ऊपर ये पीएमआई अच्छा माना जाता है। अभी फिलहाल जो आंकड़ा दिसंबर का है वो 58.5 है। सर, इन दोनों आंकड़ों की रोशनी में अगर हम देखें तो क्या तस्वीर बनती दिखती है? तीसरी तिमाही के आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं और इनमें परस्पर अंतर विरोधी आंकड़े दिख रहे हैं। 2-3 आंकड़े हमारे सामने हैं। एक आंकड़ा ये है कि ग्रामीण इलाकों में मांग लगातार गिर रही है। एफएमसीजी कंपनियां लगातार इसकी शिकायत कर रही हैं। जो शुभम नाम ने आपको बताया कि ग्रामीण इलाकों में खरीफ की फसल की डिमांड आने के बाद भी, पैसे लोगों के हाथ में पहुँचने के बाद भी उत्पादों की बिक्री नहीं बढ़ रही, पर शहरों में थोड़ी हमें बढ़ोतरी दिखाई देती है। पीएमआई का आंकड़ा थोड़ा गौर से देखने वाला है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो सर्विसेज सेक्टर के आता है, इसके आंकड़े को भीतर से देखने से पता चलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वित्तीय सेवाओं को लेकर आई है। फिनांस, इंश्योरेंस जैसी जो गतिविधियां हैं उनमें हमने दिसंबर के महीने में तेज बढ़ोतरी देखी। लेकिन जबकि जो रोजगार देने वाली प्रमुख गतिविधियाँ हैं, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज जिसमें कि ट्रेडिंग शामिल है, उसमें सबसे कम एक्सपेंशन दिखाई दिया है। और इसलिए आपको रोजगार के आंकड़ों में पीएमआई की बढ़ोतरी नहीं दिखती, जैसा कि हमने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर देखा था। इस बीच दिसंबर में कार की बिक्री के भी आंकड़े फाडा ने जारी किए हैं, जिनमें हमें गिरावट दिखाई देती। तो पूरी तस्वीर थोड़ी कंफ्यूजिंग और मिश्रित सी है। इस तिमाही के में आते आते हमें लास्ट में कुछ थोड़े से अच्छे ग्रीन शूट्स दिखाई देने लगे हैं। अगली तिमाही के आधार पर इस स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या जो मांग या जो पीएमआई में रिकवरी हमें दिखाई दे रही वो आगे बनी रह पाती है, या फिर ये वापस हमने पिछले एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में। दोनों बार किसी महीने में हमने इसको 50 से ऊपर जाते देखा और अगले महीने में इसमें गिरावट देखी है। इसलिए ये ट्रेंड करीब से देखने वाला रहेगा। अमेरिका में जब तक महंगाई घटने के साफ संकेत नहीं मिलते तब तक अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से पॉलिसी में ढील दिए जाने की संभावना कम है। बुधवार रात को अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी दिसंबर में हुई फेडरल रिजर्व की बैठक के मुख्य अंश में ये बात सामने आई है। दिसंबर की बैठक में अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी और मुख्य अंश इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि आने वाली बैठक में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करेगा। सर, क्या पूरे साल की तस्वीर रह सकती है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की? फेडरल रिजर्व की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके अंदर जो चर्चा हुई, उसके जो अंश हमको बाहर मिले हैं वो बाज़ारों के लिए थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि उसकी चर्चाओं के आधार पर फेडरल रिजर्व का जो रिजॉल्व है या उसका जो संकल्प है महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, वो काफ़ी मजबूत होता दिखता है। जब हमने पिछले दौर में जब पिछली बढ़ोतरी हुई थी और उसमें केवल 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखी थी, तो बाज़ारों को उम्मीद थी कि शायद अब फेडरल रिजर्व धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को कम करने या रोकने की तरफ बढ़ रहा है, और इसके आधार पर उम्मीद बनी थी। पर जब इन मिनट्स को पूरा पढ़ें तो फेडरल रिजर्व 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 2% की महंगाई की दर का उसका लक्ष्य है और उसके आने तक ये प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी। पूरा 2023 तो कतई इस तरीके का नहीं दिखता जिसमें कि फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश दिखाई दे। यानी पूरा 2023 सामने उसी तरह का दिख रहा है जिसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर भले ही धीमा रहे, लेकिन ब्याज दरों में कमी का कोई दौर होने की संभावना नहीं दिखाई देती। और 2% पर महंगाई लाने के लिए अभी ऐसा लगता है फेडरल रिजर्व की तरफ से संकेत में कि साल भर से ज़्यादा का समय लगेगा। तो यदि आप शेयर बाजार के निवेशक हैं, आप या दुनिया में निवेश करते हैं या बाकी अर्थव्यवस्थाओं को करीब से नज़र रखते हैं, तो ये मानकर चलिए कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की ये प्रक्रिया जिसे हमें सोच रहे थे कि अप्रैल मई जून तक, इस साल अप्रैल मई जून तक 2023 के मई जून तक ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। दिसंबर तक कम से कम ब्याज दरें बढ़ती भी रहेंगी और अगर नहीं बढ़ेंगी तो ऊँची रहेंगी। अगले वित्त वर्ष में जाकर यानी 2024 में जाकर ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती दिखाई देगी।
रूसी कच्चे तेल पर G7 देशों की कैपिंग और आयात को लेकर पाबंदियों का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। कार्गो ट्रैकिंग एजेंसी वोटेक्सा के आंकड़े कहते हैं कि दिसंबर के दौरान यूरोपियन यूनियन को रूस से रोजाना 27 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई हुई है। नवंबर में यूरोप को रूस से रोजाना 31.7 लाख बैरल की सप्लाई हो रही थी। G7 देशों ने 5 दिसंबर को रूसी कच्चे तेल पर के भाव पर कैपिंग लगाई थी और उस समय अनुमान लगाया गया था कि रूस से यूरोप को रोजाना सप्लाई होने वाले कच्चे तेल में कैपिंग की वजह से 10 लाख बैरल की कमी आएगी, जो नहीं आई है। भारत की बात करें तो भारत में भी रूसी कच्चे तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर के दौरान भारत में आयात हुए कच्चे तेल में हर चौथा बैरल रूस का था। दिसंबर के दौरान रूस से भारत में रोजाना 11.7 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात हुआ, जो नवंबर के मुकाबले 24% ज़्यादा है। दिसंबर के दौरान भारत में रोजाना आयात हुए कच्चे तेल में करीब 6 लाख बैरल इंपोर्ट सरकारी तेल कंपनियों ने किया है और 5.7 लाख बैरल निजी कंपनियों ने किया है। पहले आपको याद होगा शुरुआत में जब हम इस खबर को लेते थे तब कहीं ये स्पष्ट नहीं होता था कि सरकारी कंपनियां तेल का आयात कर रही हैं रूस से या नहीं कर रही, लेकिन अब ये बात स्पष्ट है कि सरकारी कंपनियां भी तेल का आयात कर रही हैं। सर, तेल को लेकर अब आउटलुक बनता क्या दिखता है? जो कुछ तेल के इकोनॉमी में होना था वो सब कुछ हो गया, कैपिंग लग गई, अब भाव 2 दिन में करीब 9% टूट गए। हम पहले जो रूस और भारत के बीच तेल बदलाव बाजार में एक दिलचस्प बदलाव आता दिख रहा है, उसे समझते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रेंट का जो आउटलुक दिख रहा है उसे देखते हैं। भारत में रूस से आने वाला कच्चा तेल लगातार बढ़ा है, पर जो बड़ा बदलाव आया है वो सरकारी कंपनियों की तरफ से भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों की तरफ से रूस के कच्चे तेल की खरीद बढ़ाए जाने का है। अभी तक ये खरीद आमतौर पर निजी कंपनियां करती थीं। उसकी बड़ी वजह ये, जो बड़ा शिफ्ट हमको रूस से तेल की आपूर्ति में दिखता है वो ये है कि अभी तक भारत के पास जो तेल आ रहा था निजी कंपनियों के पास वो यूराल ग्रेड का क्रूड था। अब आर्कटिक ग्रेड का क्रूड भारत आने लगा है, जो कि जिसको कि आर्को और नोवी पोर्ट से भेजा जाता है। आमतौर पर इस ग्रेड का क्रूड शुभम यूरोप की रिफाइनरीज को जाता था, यूरोप को भेजा जाता था, लेकिन अब वो तेल भारत और चीन को भेजा जा रहा है और भारत की सरकारी रिफाइनरीज इस ग्रेड के क्रूड का इस्तेमाल कर रही हैं। अभी जो ताज़ी खबर है उसके मुताबिक एक बड़ा कंटेनर करीब कोचीन पोर्ट पर आया है, जो शायद भारत पेट्रोलियम के पास आया है, जो स्वेज के रास्ते से पहुंचा है। और जो आर्कटिक ग्रेड का क्रूड है, जो इसका आर्को क्रूड बोलते हैं इसको, ये ब्रेंट से करीब $9 से कम कीमत पर कंपनियों को मिल रहा है, जबकि यूराल ग्रेड का क्रूड थोड़ा इससे और ज़्यादा सस्ता होता है। अब दूसरी चीज़ पर हम आते हैं। तेल बाजार में आमतौर पर अब ऑयल मार्केट में जो भी उठापटक पिछले 1 साल में युद्ध के कारण हुई थी वो गर्द बैठती दिखाई दे रही है। तेल बाजार अब $80 के नीचे की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है पूरा 1 साल बीतने के बाद। फिलहाल अब मांग और आपूर्ति की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, मंदी की संभावनाएं लगभग स्थापित हैं, तो शायद तो तेल बाजार को पता है कि कितनी मांग निकलने वाली है। दूसरी तरफ रूस के तेल की आपूर्ति के विकल्प चारों तरफ ढूंढ लिए गए हैं, बाकी जगह से तेल का अरेंजमेंट हो गया है। तो अब बाजार को जो एक बड़ी स्पाइक मिली थी, उस स्पाइक से वो बाजार अपनी जगह पर स्थिर हो रहा है। 2 ट्रिगर यहाँ दिखते हैं। मंदी वाला ट्रिगर तो डिस्काउंट हो गया है, तेल की कीमतें $80 से नीचे आ गई हैं। दूसरे जो बड़े कीमतें बढ़ाने वाले ट्रिगर दिखते हैं वो ये कि अगर चीन में तेज रिकवरी आती है, कोविड पर का असर खत्म हो जाता है और इस साल की पहली या दूसरी तिमाही में चीन में डिमांड बढ़ती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। या दूसरा जो बड़ा ट्रिगर दिखता है वो ओपेक की अगली होने वाली मीटिंग पर होगा। यदि कच्चे तेल की कीमतें बहुत नीचे जाती हैं, $70 के आसपास आ जाती हैं, अभी मौजूदा परिस्थिति में हम 78 से 80 के बीच में देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कच्चे तेल की कीमतें $70 का लेवल तय करेंगी, ओपेक देशों में बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को घाटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओपेक देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके यहाँ कच्चे तेल की उत्पादन लागत $60 से ऊपर भी है, तो $60 से $70 के आसपास होगी। अगर उससे नीचे जाता है तो क्या ओपेक देश फिर उत्पादन में कटौती करेंगे? अब निगाहें इस बात पर रहेंगी। मांग की साइड से, डिमांड की साइड से कच्चे तेल के बाजार का परिदृश्य लगभग साफ है कि इस साल डिमांड बहुत अच्छी रहने की उम्मीद नहीं है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी को देखते हुए। सर, भारत की सरकारी कंपनियां रूस से कच्चा तेल खरीद रही हैं, ये आंकड़े मिल रहे हैं। रूस से कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है, ये दूसरा तथ्य है। तीसरा तथ्य ये कि दिसंबर तिमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की वजह से जो लॉसेज हो रहे थे ओएमसीज को, वो भी अब रिकवर होने लगे हैं। उनके जो मार्जिन थे उनमें सुधार आया है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े से तेल कंपनियों का पेट्रोल और डीजल पर मार्केटिंग मार्जिन ₹2.5 प्रति लीटर दर्ज किया गया है, जो करीब 10 महीने का ऊपरी स्तर है। इन सारी खबरों को अगर एक साथ पकड़ें, देखें, तो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इनका क्या मतलब है? भारतीय उपभोक्ताओं के लिए मतलब है कि अगर आप भारत में क्रूड की एवरेज प्राइस देखें, जो एवरेज प्राइस इंडियन बास्केट की क्रूड का है, जो
जो $102 के आसपास असेस किया गया था, वो अब घट के करीब 85 से 90, 80 से $85 के आसपास आ गया है। तेल कंपनियों के घाटों में जो कम्युलेटिव लॉसेस थे, जो उन्होंने पहले 6 महीने में रिपोर्ट किए थे, उनमें भी कमी हुई है। इसके बाद अब क्या इस बात की संभावना बनती है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करेगी? हालांकि गुंजाइश इस बात की कम है, क्योंकि तेल कंपनी सरकार इस मामले में काफ़ी हद तक स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी, पर कमी की संभावना नहीं दिखती। हाँ, एलपीजी सब्सिडी को लेकर शायद कुछ पुनर्विचार हो सकता है और बजट में चुनाव की दृष्टि से कुछ घोषणाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें एलपीजी के सिलेंडरों की कीमतों में थोड़ी कमी की जाए। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर में की कीमत में अभी बढ़ोतरी ताजे तौर पर की गई है। अभी फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों को लेकर सरकार थोड़ा सा कंजर्वेटिव बने रहना चाहती है, क्योंकि तेल की कीमतें अभी भी सहनीय स्तर से काफ़ी ऊपर हैं और आरबीआई ने इसीलिए 90 से $100 के बीच की रेंज में इसको मान रखा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बाद भी उतनी ही गिरावट में रुपए में दिख रही है। रुपया अभी 83 के आसपास है। तो अभी जब तक रुपए में मजबूती नहीं आती, तब तक कच्चे तेल के सस्ते होने की गुंजाइश, भारत में पहुंचने वाले कच्चे तेल की, जो भारत के पोर्ट्स पर उतरता है, सस्ते होने की गुंजाइश कम दिखाई दे रही। अगर रुपए में थोड़ी मजबूती आए और कच्चे तेल की कीमतें भी $75 के आसपास स्थिर हो जाएं, तो तेल कंपनियों को होने वाली बचत महत्वपूर्ण होगी और फिर शायद सरकार कीमतों में कमी करने पर विचार कर सकती है। अब दिन की सबसे बड़ी खबर। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से मार्च तक टैक्स कलेक्शन के लिए प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो आयकर विभाग को करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की रिकवरी करनी है, जो वित्त वर्ष के पूरे लक्ष्य के, जो 2023 के लिए पूरा लक्ष्य रखा गया था, उसका 40% के बराबर है। इस रिकवरी के लिए विभाग की ओर से कई प्रयास बढ़ाए जा सकते हैं। चल, पहला सवाल तो यही कि कुल एरियर हैं कितने जिनकी वसूली होनी है? ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि शायद इस साल हम अगले 3 महीनों में वित्त वर्ष की समाप्ति तक बजट के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ज़बरदस्त सख्ती देखेंगे बकाया टैक्स को लेकर। बकाया टैक्स कौन सा है? बकाया टैक्स वो जो अलग अलग लिटिगेशन में, अलग अलग मुकदमों में फंसा हुआ है, जिन्हें लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी को नोटिस भेजा और उसने उसको टैक्स को अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में चुनौती दे दी, चाहे वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो या और अन्य अदालतें, लिटिगेशन में फंसा हुआ है। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस समय जो मौजूदा आंकड़ा है अप्रैल 2022 का, उस हिसाब से 19 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एरियर्स के तौर पर विभिन्न मुकदमों में फंसे हुए हैं और इसमें बढ़ोतरी काफ़ी तेज है। सिर्फ एक साल के भीतर 2021 से 2022 के बीच में इनकम टैक्स का जो बकाया है, जो लिटिगेशन में फंसे एरियर हैं, वो 15 लाख करोड़ से 19 लाख करोड़ हो गए, यानी करीब 25% की बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। और अगर आप 2013-14 से देखें, 2013-14 में एरियर्स 5 लाख करोड़ थे, जो 19 लाख करोड़ हैं। और यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी तकनीकी सुधार हुए हैं, जो भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, आईटी डिपार्टमेंट में बदलाव हुए हैं और तमाम सूचनाएं सरकार को मिलना शुरू हुई हैं, वो सब इस आंकड़े को देखकर कहीं ना कहीं पराजित होती दिखाई पड़ती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुकदमों में फंसी, लिटिगेशन में फंसी राशि लगातार बढ़ती चली जा रही और रिकॉर्ड लेवल की रफ्तार से बढ़ रही। 19 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इसमें फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी राशि दिल्ली, मुंबई के सर्किल में है, उसके बाद दिल्ली के सर्किल, फिर गुजरात, बेंगलोर और तेलंगाना में। ये 5 बड़े सर्किल्स हैं जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े एरियर फंसे। 19 लाख करोड़ रुपए के एरियर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जिनमें से 7 लाख करोड़, 7.7 लाख करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। चलिए सर, ये तो हो गया टोटल एरिया। करने क्या जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीबीडीटी ने एक स्पेशल अभियान करने के लिए कहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा क्या, ये तो गोपनीय और रहस्य है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये कहा गया है कि इसमें अधिकांश वसूली कैश कलेक्टिबल के तौर पर की जाए। इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली कैश में की जाए। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब बेहद सख्ती के साथ इस बकाये की वसूली करेगा। चूंकि लिटिगेशन में फंसे हुए मामले हैं, तो इसमें अदालतों का या बाकी संस्थाओं का, ट्रिब्यूनल्स का भी की भी मदद ली जाएगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इसी वित्त वर्ष में वसूलना चाहता है, तो उसे ज़बरदस्त सख्ती करनी पड़ेगी और यह सख्ती हमें आने वाले समय में उन टैक्स पेयर्स पर दिखाई देगी जिनके ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी निकलती है, पर वो कई जगह अदालतों में फंसी हुई है। पिछले ट्रेंड के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बमुश्किल हर साल अपने 10% एरियर वसूल कर पाता है, सिर्फ 10%, जितना साल का एरियर होता है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बेहद ख़राब है। इस साल जबकि सरकार के ऊपर दबाव है, तो अब एक नया अभियान शुरू हो रहा है।
सर इसी साल पर इतना जोर क्यों है? इसी साल पर जोर इसलिए है क्योंकि सरकार की बजट की गणित साल के अंत में आते आते बिगड़ रही है। वित्त मंत्रालय एसेट मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया, सरकारी कंपनियों की बिक्री नहीं हो पाई, सब्सिडी 3 लाख साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बर्डन ज़्यादा हो गया। अभी 3 महीने और बाकी हैं, फर्टिलाइजर की सब्सिडी अलग तरह से देनी है। सरकार को इस साल वित्त राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है और इसलिए 7.7 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी का टारगेट दिया गया। हालांकि हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड है, 7.7 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी अगले 3 महीनों में वित्त वर्ष के अंत तक होना लगभग असंभव है, क्योंकि मैंने कहा कि एक साल में केवल 10% रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर पाता है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जबरदस्त सख्ती करनी पड़ेगी, तब जाकर इसका कुछ हिस्सा वसूल होकर आ पाएगा। सो अगर 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक की रिकवरी इनकम टैक्स एरियर्स में हो जाती है अगले 3-4 महीनों में, तो वो भी सरकार के राजकोषीय दबाव को कम करने में सहायक होगी। अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। पहली खबर कोल इंडिया से। कोल इंडिया पर कर्मचारियों की जो हड़ताल का खतरा मंडरा था वो फिलहाल टल गया। क्यों टल गया? क्योंकि सरकार और कर्मचारियों की जो एसोसिएशंस हैं उनके बीच, यूनियंस जो हैं उनके बीच जो ज्वाइंट कमेटी बनी थी वो इस बात पर सहमत हो गई है कि कंपनी की ओर से 19% उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, 6,000 से 25,000 रुपये प्रति माह वेतन बढ़ जाएगा और इस निर्णय से सभी यूनियंस जो हैं वो सहमत हो गई हैं, जिसके बाद ये खतरा टल गया है कि वहाँ हड़ताल होगी। अगली खबर ईपीएफओ से जुड़ी है। ईपीएफओ बढ़ी हुई पेंशन के फैसले को लागू करने के लिए 29 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया था। ये सर्कुलर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए जारी किया गया था। फील्ड स्टाफ को सर्कुलर समझ नहीं आया, स्पष्ट नहीं था, कुछ असमंजस थे। अब ईपीएफओ इसको लेकर एक नया सर्कुलर लेकर आएगा। सर्कुलर जुड़ा किससे था? सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन स्कीम से जुड़े 2014 के संशोधन को सही ठहराया था। इस फैसले के बाद निजी क्षेत्र में जिन कर्मचारियों की ज़्यादा सैलरी है वो ईपीएस 95 में ज़्यादा योगदान दे सकेंगे, जिससे रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन, ज़्यादा पेंशन मिल सकेगी। एक और खबर रैपिड फायर में। अमेरिकी रिटेल चेन कंपनी वॉलमार्ट का कहना है कि उसकी फिनटेक कंपनी फोनपे के हेड ऑफिस को सिंगापुर से भारत लाने पर जो $1 अरब की टैक्स देनदारी बनती है उसकी देनदारी दी जा चुकी है। फोनपे को पूरी तरीके से अलग करा गया है। इससे जो कैपिटल जुटाई गई है उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स बनता है उसकी ये देनदारी थी, जिसको दे दिया गया है। सर कोई आपकी टिप्पणी? फोन पे की डील में $1 बिलियन का टैक्स भारत सरकार को मिला है और फ़ोन पे का जो डोमिसाइल है, यानी जो उसका ऑफिस है, वो सिंगापुर से भारत शिफ्ट हो रहा है और ये कंपनी अब कुछ नए निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। करीब $12 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन है। ये भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में किसी कंपनी के सिंगापुर से या किसी दूसरे देश से भारत में शिफ्ट होने पर और उसका निवेश बदलने पर बड़ा कैपिटल गेंस टैक्स की रिकवरी है जो सरकार को मिल रही है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चलते चलते आपको एक खास बात बताते हैं। हाँ ठीक है, अरमानों की चिट्ठी तो आएगी, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात है। वो ज़रूरी बात है हेलो मनी 9 को लेकर। हेलो मनी 9 हर दिन एक हेल्पलाइन लेकर आ रहा है। मनी 9 आपके लिए 2 से 3 बजे तक लाइन्स खुली रहती हैं। आप अपने सवाल भेजते हैं, एक्सपर्ट उनके जवाब देते हैं। कल शुक्रवार का दिन है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई शेयर आपने खरीद रखा है, कोई शेयर खरीदना चाहते हैं, कोई शेयर आपने खरीद रखा है उसको बेचना चाहते हैं, तो आप पूछिए अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से। अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपने शहर का नाम लिखकर भेजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आपका जो भी सवाल है भेजिए, हमारे एक्सपर्ट से जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। ये हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन खुलती है। इसका पूरा कैलेंडर आपके पास पहुंच रहा है। अब समय हो गया है अरमानों की चिट्ठी का। देखिए आज किसकी चिट्ठी है, किसने अपने अरमान लिख भेजे हैं वित्त मंत्री को मनी 9 के प्लेटफॉर्म से। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी में आज मेरे पास है एक गृहिणी की चिट्ठी। आइए सुनाते हैं आपको क्या लिख रही हैं ये। निर्मला दीदी नमस्ते, मेरा नाम रचना है, अंबाला की रहने वाली हूँ। बीते बरस मैं जब अपने एक रिश्तेदार के यहाँ थी तब टीवी में आपको बोलते देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आज तक याद है आपने बजट में हम महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी बातें कही थी।
मेरे यहाँ तो अब टीवी का रिचार्ज जल्दी नहीं हो पाता। पति और बच्चे मोबाइल पर ही रहते हैं। निर्मला दीदी, आप तो हमारी बात अच्छे से समझ सकती हो, इसलिए मैं आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मेरा मोहित अब स्कूल जाता है, लिख लेता है। उसने ही पेंसिल से ये चिट्ठी लिखी है मेरी तरफ से। दीदी, मेरे पति प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं। मोहित और गरिमा दोनों स्कूल जाते हैं। परिवार में पति और बच्चों के अलावा सास भी हैं, हमारे साथ रहती हैं। दीदी, आप भले मेरी तरह केवल चूल्हा चौका नहीं देखती, लेकिन मुझे पता है हमारी कोई समस्या आपसे छुपी नहीं है। दूध वाले ने पिछले 1 साल में 3 बार दाम बढ़ा दिए। बोल रहा था चोकर और चारा महंगा है। राशन का बिल भी दीदी हर महीने 200 से 400 रुपए बढ़ जाता है। कभी सरसों का तेल महंगा, तो कभी मसाले, कभी पेस्ट, साबुन, मंजन के पैसे बढ़ जाते हैं, तो कभी किसी और चीज़ के। दीदी, सच मानो, इतने साल में आटे की महंगाई तो पहली बार पता चल रही है। पता नहीं बाजार में कौन सी आग लग गई है। सिलेंडर भी 1000 रुपये से ज़्यादा का हो गया। दीदी, पहले सिलेंडर आने के बाद हमारे खाते में कुछ पैसे आते थे, अब वो बंद हो गए। एजेंसी पे पता किया तो बता रहा था सरकार ने बंद कर दिए हैं। हमने कहा हमारी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। दीदी, बजट में बताना कि उसको क्या जवाब दूं। मैंने पति से भी कहा है, वो मोबाइल पर आपका भाषण सुनेंगे। दीदी, इनसे छिपाकर कुछ पैसे बच जाते थे, अब खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा। पहले मम्मी जी की दवा भी महीने में 900 की आती थी, अब 1250 रुपये लग जाते हैं। महीने का खर्च बढ़ाने पर रोज़ घर में चिक होती है। ये कहते हैं जब तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तो पैसे कहाँ से बढ़ाऊं। हम भी इनकी मजबूरी समझते हैं दीदी, लेकिन दीदी अब आप ही बताओ हम भी क्या करें, कौन सा खर्चा बंद कर दें। अब क्या भरपेट खाना भी ना खाएं, दवा कौन मन से खाता है, वो भी मजबूरी है। दीदी, अब की बार बजट बनाना तो कुछ ऐसा करना आप कि या तो इनकी कमाई बढ़ जाए या हमारा खर्च कम हो जाए। हम तो कम पढ़े लिखे हैं दीदी, लेकिन आप तो बहुत जानती हो। दीदी, बस थोड़ी मदद कर दो, हम काम चला लेंगे। निराश मत करना दीदी। आपकी रचना। ऐसे ही का तमाम ये कमोद